Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to have this session of daily news analysis. इस सेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज हमें कवर करनी है। 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं आज जो हिंदू के अंदर आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है आपके जीएस पेपर मेन से बेसिकली। सो क्या कुछ है, प्रीलिम्स के एसोसिएटेड टॉपिक्स भी हैं। सो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहने वाला है। आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, डू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस होती हैं अपडेटेड वो आप तक इसी तरीके से ही पहुंचेंगी, राइट। एंड अगर अच्छा लगता है तो क्यों नहीं औरों को शेयर कर सकते, तो वो भी कर दिया करो। तो ये लिस्ट आपके सामने है, 3 एडिटोरियल्स हैं, 3 प्रीलिम्स से एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं। सो विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल। पहला तो एडिटोरियल है दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन इंडिया। जीएम क्रॉप्स एक बहुत ही इसके पीछे डिबेट, मेंस के तरीके से हम देखें तो प्रीलिम्स और मेंस के तरीके से देखें तो इसमें आपके प्लस माइनस दोनों चीज़ें आपको लिखने को आ सकती हैं कि क्या कंसर्न्स रहते हैं इसके साथ। और अभी ये क्यों न्यूज़ में है, जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं, मैं बेसिक से आपको ये चीज़ें कवर करवाऊंगी। और ये तीनों आर्टिकल्स जो ऐसे हैं ना जो इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ इन आर्टिकल्स में प्लस में कुछ ऐड करना रहेगा, वो आपको नहीं करना, वो इस सेशन में मैंने आपके लिए किया है। तो एज इन ये आर्टिकल अपने आप में जो भी है, प्लस में कुछ चीज़ें हम ऐड कर देंगे ताकि आपके लिए जब आप मेंस का आंसर लिखो तो सब कुछ आपका कवर्ड हो कॉम्प्रिहेंसिवली। तो पहले तो आज हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या प्रोसेस रहता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से एसोसिएटेड बातें, तो एवरीथिंग अबाउट इट। दूसरा बहुत ही यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहेगा, जहाँ से सवाल भी बनता है, आईसीडीएस को लेकर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को लेके। यहाँ बात हो रही है उसको स्ट्रेंथन करने की, यहाँ बात हो रही है आंगनवाड़ीज की, जो कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो नींव हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स फॉर्मेट में आर्टिकल को ही मैंने आपके लिए रखा है, कुछ चीज़ें पॉइंट फॉर्मेट में जो आप डायरेक्टली मेंस में यूज़ कर सकते हो। सो विल टॉक अबाउट इट। थर्ड इज फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। टैक्स कैसे, क्या क्राइटेरिया है फॉर द डिवोल्यूशन, जब हम बात करते हैं जो टैक्स से पैसा आता है वो कैसे सेंटर और स्टेट शेयर करते हैं, एक वर्टिकल शेयर होता है, एक हॉरिजॉन्टल शेयर होता है। सो दोनों तरीके, हर चीज़ को बेसिकली इसमें कवर करेंगे। आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, फाइनेंस कमीशन लक्ष्मीकांत की बुक में एक चैप्टर है 2-3 पेज का, वो आज कवर कर लेना, क्योंकि अब न्यूज़ में आ गई फाइनेंस कमीशन, हमने भी कवर कर लिया, तो आप अपना होमवर्क साथ साथ कर लोगे तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा। तो ये 3 एडिटोरियल्स हैं, 3 और आर्टिकल्स हैं। एक्सरसाइज एक्विवेलेंट के बारे में जानेंगे, इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री है जिसके बीच में होती है, वो सब कुछ। रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है, थोड़ा राजस्थान घूमेंगे, अगल बगल देखेंगे कि कौन कौन से वो टाइगर रिजर्व्स हैं। आपके लिए होमवर्क है, राजस्थान हम घूमेंगे, फिर आप बाद में खुद से अकेले घूमना, और पहले तो हम साथ में घूम लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप खुद से घूमना सेल्फ स्टडी के थ्रू। और बस राजस्थान में जो और प्रोटेक्टेड एरियाज है ना वो मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं पहले भी राजस्थान के कुछ एरियाज आपके साथ कवर कर चुकी हूँ, जो ये एडवाइस लेते हैं रेगुलरली उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, जिन्होंने अभी तक नहीं ली एक और मौका है आपके पास। सोल ऑफ स्टील चैलेंज क्या है ये जानेंगे। तो ओवरऑल अब आपको पता चल गया है कैसे हम इस सेशन में प्रोसीड करने वाले हैं। तो ये रहा आपके लिए आपका पहला आर्टिकल, स्टेटस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन इंडिया। क्या होती है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बोलते हैं इनको, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कोई तो ऐसी क्रॉप है जिसको आपने मॉडिफाई कर दिया और आपने जीन्स के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर दी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी है वो क्रॉप, ऐसा ही कुछ है। सो दे आर द प्लांट्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, और आपने उस प्लांट में लाके रख दिया। उससे क्या होगा, उससे आप उसमें उसके न्यू ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स जो है, जो नेचुरली उसके अंदर नहीं थे, आपने थ्रू दी जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने उसमें लाया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को चाहिए आलिया भट्ट, नहीं दीपिका पादुकोण जैसी हाइट, किसी को आलिया भट्ट जैसी हाइट, और हाइट अच्छी खासी है वैसे मेरी। कहने का मतलब ये है कि ये जो नेचुरल प्रोसेसेस से नहीं आए, आपने क्या किया, कुछ न्यू ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स को आप लेकर आए फ्रॉम बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन्स दैट कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। यहाँ पर क्रॉप्स की बात हो गई। अब वो जो क्रॉप्स है ना,
अब ये क्रॉप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो ड्रॉट बहुत ज़्यादा है तो वो क्रॉप विथस्टैंड नहीं कर पाती हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, क्रॉप की यील्ड नहीं बढ़ रही है, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो आप उसके अंदर थ्रू जीन्स लेकर आ रहे हो, जैसे जीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस और कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स. सो द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज जीन्स इनटू द प्लांट्स इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, देखो हमने बात बीटी कॉटन कितना आपने न्यूज में सुना होगा, एक मात्र जीएम क्रॉप जिसकी कमर्शियल कल्टीवेशन होती है. बाकी ब्रिंजल, मस्टर्ड, इसको लेके अभी चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि वो खाने की चीज़ें हैं, इसके कंसर्न्स भी आ जाते हैं फिर, तो यहाँ हम उसको भी कवर कर लेंगे. तो पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इज टू गिव देम द न्यू ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे डोंट नेचुरली पोजेस. ये जो ट्रेड्स हैं वो फिर क्रॉप्स को हेल्प करती हैं अलग अलग तरीकों से. आपने ऐसे जीन साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि क्रॉप जो है वो रेसिस्टेंट हो जाती है टू द पेस्ट और डिसीजेस, और क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू आप एनहांस कर देते हो, यू मेक देम मोर टॉलरेंट टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो ये सारी चीज़ें रहती हैं. अब ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को आपने डेवलप किया फॉर वेरियस पर्पसेस, कि ट्रांसजेनिक क्रॉप है तो क्रॉप यील्ड इंक्रीज होगी, केमिकल पेस्टिसाइड की जो नीड है वो रिड्यूस होगी, न्यूट्रिशनल कंटेंट उसका इंप्रूव करने के चक्कर में आपने जीएम क्रॉप बनाई हो, एंड एनहांसिंग द टॉलरेंस टू द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये भी हो सकता है. सो देर मतलब ये इसके प्लस साइड्स में तो जाता है. लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिबेट्स भी हैं, कंसर्न्स भी हैं रिगार्डिंग द सेफ्टी. कल को कोई खाने, अभी तो बीटी कॉटन की कमर्शियल कल्टीवेशन हो रही है, कल को आप मस्टर्ड या ब्रिंजल ही ले लो फॉर दैट मैटर, ठीक है. अब आपने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो यहाँ पर बात आ जाती है खाना है आपको, यू आर ईटिंग इट, उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट की, न्यूट्रिशनल से भी ज़्यादा कि कुछ ही ऐसी चीज़ें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यू आर एलर्जिक टू दैट, आपको नहीं पता है, हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, और स्टडीज़ ने भी शो किया है, वो मैं अभी आपके साथ कंसर्न्स जब बताऊंगी तो मेंशन करूंगी. तो मतलब यहाँ पर इसका पोटेंशियल रिस्क भी है और इसका बेनिफिट भी है, तो एक डिबेट रही. अभी न्यूज़ में क्यों है वो भी बताऊंगी, बिकॉज ऑफ, चलो अभी बताऊंगी सही. तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले बेस बना लो कि इंडिया के अंदर जो स्टेटस है ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इज रिलेटिवली लिमिटेड. मतलब बहुत सी कमर्शियल सेवरल क्रॉप्स हैं, ब्रिंजल, टोमेटो, मेज, चिकबी, जो भी अभी ट्रायल्स के अलग अलग स्टेजेस में पड़ी हुई हैं. कॉटन एकमात्र ओनली कमर्शियली कल्टिवेटेड ट्रांसजेनिक क्रॉप है. अप्रूवल कौन देता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. So the approval process for genetically modified seeds in India is overseen by this committee. अब यहाँ पर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कैसे, क्या होता है, इसके पर्पस में क्या होता है. देखो, आप कोई डोनर ऑर्गेनिज्म से कोई जीन लेकर आते हो और फिर जीन आप इंसर्ट करते हो उस प्लांट में जिसको आपको चाहिए, फिर उसके ट्रायल्स होते हैं एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है रियल वर्ल्ड कंडीशन में, फिर दिस गोज विद इट, और ऐसा प्रोसेस चलता है, फिर उसकी कमर्शियल कल्टीवेशन, ऐसा कुछ, ठीक है. तो स्टेट्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, वही हमें डिस्कस करना है. तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेट प्रोसेस है. यू आर इंसर्टिंग द जीन्स इनटू द प्लांट्स टू इंड्यूस अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, और यहाँ पर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, राइट. सो यहाँ पर क्या है ना, बिफोर गोइंग, मतलब आप कमर्शियल कल्टीवेशन ऐसे ही नहीं कर दोगे, यू विल हैव प्रॉपर टेस्टिंग होगी, एंड द ओपन प्लॉट्स ऑफ लैंड आर टिपिकली लोकेटेड एट द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कंट्रोल्ड बाय द ICAR. क्या कि पर्पस ये है कि जब टेस्टिंग हो रही है तो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हो, जहाँ आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो, और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को रियल वर्ल्ड कंडीशन में सेफ्टी वेफ्टी सब इंश्योर करो. अभी न्यूज़ ये है कि जो कॉटन सीड है विद Cry2AI, ये बात है, Cry2AI कॉटन सीड विद Cry2AI दैट इज डेवलप्ड बाय बायोसीड रिसर्च इंडिया बेस्ड इन हैदराबाद इज डिजाइंड. ये डिजाइन हुई है टू कन्फर रेसिस्टेंस अगेंस्ट पिंक बॉलवर्म पेस्ट. पहले जो इसकी प्रीवियस जनरेशन थी ट्रांसजेनिक कॉटन की, दे वर डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अमेरिकन बॉलवर्म. Cry2AI seed has successfully passed the preliminary confined trials and was recommended by GEAC. अब क्या हुआ ना, इसने ट्रायल्स पास करे Cry2AI कॉटन सीड दैट इज डिजाइंड ताकि पिंक बॉलवर्म पेस्ट से रेसिस्टेंट होगी ये क्रॉप. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने भी रिकमेंड कर दिया, आगे पास कर दिया टू बी टेस्टेड इन द फार्मर्स फील्ड, लेकिन स्टेट्स ने मना कर दिया है. तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा.
हरियाणा तो एग्री कर गई फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट, तेलंगाना कहती है 45 डेज का एक्सटेंशन रिक्वेस्ट करा, महाराष्ट्र ने भी अभी मतलब ना जैसा ही लगा लो, और गुजरात ने भी इस प्रपोजल को अनएक्सेप्ट कर दिया, अनएक्सेप्टेबल। फिर जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने डायरेक्ट किया डीबीटी को, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को, कि ये जो फीडबैक जो हमें रिस्पॉन्स मिला है उसके चलते यू ऑर्गेनाइज कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, जिसका एम होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्म करें अबाउट द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन इट, उसकी वैल्यूएशन को लेके सब कुछ, सॉरी राइट। तो यहाँ पर द सिचुएशन रिफ्लेक्ट कर रही है कॉम्प्लेक्सिटी, चैलेंजेस अप्रूवल लेने में, क्योंकि देखो जो ये सब्जेक्ट है ना ये स्टेट डोमेन में भी फॉल करता है। सो यहाँ पर कंसर्न्स आ जाते हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है तो फिर अलग अलग तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर एक प्राइमरीली एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करना है जब कंपनीज को, तो टेस्ट कंडक्ट करना है। आप कंपनीज टेस्ट कंडक्ट करेंगी तो उनको पहले अपने रिस्पेक्टिव स्टेट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टेट्स का अलग अलग, क्योंकि मैंने बताया इसके पीछे डिबेट है, कोई कंसर्न्स पे कोई जाता है, कोई इसके प्लस में जाता है, कोई माइनस में जाता है। और बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको आंसर लिखना है मेंस का, आप प्लस में भी जाओगे माइनस में भी जाओगे। देखो प्लस का मतलब कि फूड सिक्योरिटी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ना, आज हमने देखा है अर्बनाइजेशन हो रखा है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है पूरी, तो जीएम क्रॉप्स आपको प्रॉमिसिंग एक सोल्यूशन है कि आप फूड सिक्योरिटी नीड्स को मीट कर सकते हो। दूसरा, जीएम क्रॉप्स आर हाईली रेसिस्टेंट टू द डिसीज, पेस्ट, इंसेक्ट, तो इसके क्रॉप बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। फार्मर्स की इनकम जो है वो इंक्रीज होगी क्योंकि क्रॉप यील्ड जो है वो इम्प्रूव होगी, क्रॉप की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज होगी। कंसर्न्स भी हैं, हेल्थ कंसर्न। स्टडीज ने कोरिलेशन दिखाया है बिटवीन जीएम क्रॉप्स एंड लाइक कैंसर, किडनी इंजरी, डायबिटीज, बर्थ डिफेक्ट्स, तो ये सब कुछ। तो यहाँ पर इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है, चाहे एलर्जिक सब्सटेंस हो सकता है आपको, यू आर एलर्जी प्रोन। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं कि स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं क्योंकि ये कॉस्टली प्रोसेस है। एथिकल कंसर्न्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टेट्स ने मना किया, फिर जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने एक प्रपोजल रखा है दैट इज टू बी पुट फोर्थ बाय द डीबीटी टू द स्टेट्स, जिसके अंदर आप क्या करोगे ना, नोटिफाइड टेस्टिंग साइट्स, यू विल डिक्लेयर द रीजन्स अक्रॉस इंडिया एज नोटिफाइड टेस्टिंग साइट्स। जैसे कि प्रपोज्ड साइट्स है लाइक 42। अब जब कंपनीज जो इंटरेस्टेड है टेस्ट कराने में, उनको उन लोकेशंस पे दे डोंट मतलब रिक्वायर टू गेट द परमिशन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट फॉर कंडक्टिंग दोज ट्रायल्स, राइट। तो ये एक प्रपोजल है, अभी इस पे अप्रूवल, इस पे डेलिब्रेशंस चाहिए रहेंगी। तो जहां पर यू आर डेजिग्नेटिंग अ स्पेसिफिक रीजन एज अ नोटिफाइड टेस्टिंग साइट, तो उससे क्या होगा, परमिशन नहीं लेनी स्टेट्स की। और एम पीछे पूरा है टू स्ट्रीमलाइन द अप्रूवल प्रोसेस, एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच प्रोवाइड करना, ये एम है। ये था आपका ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को लेके आर्टिकल, जो कि इंपॉर्टेंट था। अगला आर्टिकल आईसीडीएस स्कीम के ऊपर है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंडिया के अंदर स्टंटिंग, वेस्टिंग, अनीमिया। स्टंटिंग क्या होता है, जब बच्चे की एज व्हेन चिल्ड्रंस आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज, आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट नहीं बढ़ती, दैट इज स्टंटिंग। वेस्टिंग, जब आप अपनी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा पतले हो, दैट इज वेस्टिंग। अनीमिया, जब आपकी बॉडी में डज नॉट हैव एनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, दैट इज अनीमिया। और अभी हमने पढ़ा भी था कि जब हमने एडोलेसेंस एज और विमेंस के पर्सपेक्टिव में न्यूट्रिशन को देखा था कि यहाँ पर 59.1% एडोलेसेंट एज गर्ल्स हैं जो कि सस्केप्टेबल हैं टू अंडर न्यूट्रिशन, मतलब वो है अंडर न्यूट्रिशन। और अनीमिया है लाइक 41%, 41.9% कुछ एडोलेसेंट गर्ल्स को। और हमने बोला था कि एक हर एक स्टेज पे न्यूट्रिशन लेवल बहुत, मतलब एवरी स्टेज ऑफ लाइफ पे इंपॉर्टेंट है फॉर गर्ल्स ऑल्सो, दे आर मोर सब्सकेप्टेबल टू क्रॉनिक डिसीजेज, प्रेगनेंसी इश्यूज आते हैं बाद में। तो यहाँ पर टू एड्रेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स इंडिया के पास एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का, जिसका फोकस होता है कि जो 0 to 6 years ओल्ड बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए, उनकी हेल्थ, एजुकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम है। बहुत अच्छा चल रहा है ये प्रोग्राम। लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो आपको उसमें इंप्रूवमेंट लाने की भी ज़रूरत है। ICDS हैज सेवरल गोल्स। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रंस एंड मदर्स, राइट, एक हेल्दी बैलेंस्ड मील्स। इसका गोल है नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन बच्चे को देना, रेगुलर स्कूल जाने से पहले।
फिर इसका एम है जो माल न्यूट्रिशन, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी की जो साइकिल चल रही है उसको तोड़ना, राइट। और मैनी स्टडीज हैव शोन कि जो मदर्स और बच्चे यहाँ से रिपोर्ट ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं फ्रॉम दी सर्विसेज, उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। स्कूल्स में एनरोलमेंट हो गया एंड दे कंप्लीट मोर ग्रेड्स एज कम्पेयर टू दोज हु डोंट हैव एक्सेस टू द प्रोग्राम। मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए यहाँ पर हमने देखा है दे हैव इम्प्रूव दी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज फॉर गर्ल्स, फॉर डिसएडवांटेज फैमिलीज, एडोलेसेंट्स हु वर बोर्न इन द villages with proper ICDS implementation, they have the higher chance of going to the school and completing more grades। तो पॉजिटिव आउटकम्स रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस स्टिल हैं और आप उसको ओवरकम कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आपको सारे चैलेंजेस को एक सोल्यूशन है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को एम्पावर करना, जो कि ICDS प्रोग्राम में की रोल प्ले करते हैं। मतलब उनके सर पे इतनी जिम्मेदारी है, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। From using modern technology to deliver health education, manage feeding programs, work with healthcare professionals, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आप एडिशन करोगे और आंगनवाड़ी वर्कर्स का और उनको प्रॉपर सपोर्ट दोगे तो ICDS प्रोग्राम और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। आज के टाइम पे रिसर्च ने शो किया है, देखो ये स्टडी है जो पब्लिश हुई है, वर्ल्ड डेवलपमेंट फंड फाउंड दैट ICDS प्रोग्राम का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑन कॉग्निटिव अचीवमेंट्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज। फिर एक स्टडी थी, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस जर्नल शोड दैट चिल्ड्रन हु वर एक्सपोज्ड टू ICDS ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ दे कंप्लीटेड मोर ग्रेड्स ऑफ स्कूलिंग। ये सारी पब्लिशर्स जो है ना, आप इसमें से एक दो उठा के अपने मेन्स में लिख सकते हो। फिर एक स्टडी थी जिसने पब्लिश किया इन द नेचुरल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन फाउंड दैट एडोलेसेंट बोर्न इन विलेजेस विद प्रॉपर ICDS इम्प्लीमेंटेशन वर मोर लाइकली टू एनरोल इन द स्कूल एंड कंप्लीट मोर ग्रेड्स। तो एप्रिशिएट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अभी भी आप अपनी अप्रोच को रीअसेस कर सकते हो। जो चैलेंजेस स्टिल ICDS प्रोग्राम फेस कर रहा है उसमें आप क्या कर सकते हो, बस एडिशनल आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐड कर दो। इससे एडवांटेजेस क्या हैं? पहला, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल आउटकम्स। जब स्टाफ बढ़ता है तो कोई स्टाफ ऐसा होगा जैसे कि इट विल लीड टू, ये स्टडी ने शो किया है इनमें तमिलनाडु कि जब स्टाफ लेवल इंक्रीज हुआ इस प्रोग्राम के अंदर तो मैथ्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली, एक तरफ हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि आपके पास अब स्टाफ है। इट रिड्यूस द रेट ऑफ स्टंटिंग एंड माल न्यूट्रिशन, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्कर्स हेल्प इंश्योर कि जो बच्चे हैं उनको नेसेसरी केयर, न्यूट्रिशन और उनकी मॉनिटरिंग हो। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नेशन वाइड अगर आप इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो देख रहे हो इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स जो ये ऑफर कर रहा है वो ज़्यादा है। स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपेंडेड आउटरीच, ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनहांस होगी, वर्कर्स और होंगे तो जॉब क्रिएशन होगी, एडिंग लाइक 1.3 मिलियन न्यू जॉब फॉर द वुमेन्स अक्रॉस इंडिया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी। एंड फिर उसके बाद ये सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो स्टेट की एनरोलमेंट, स्टेट कॉस्ट शेयरिंग बेसिस जो है, गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग फंड्स। तो अगर आप ICDS की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हो तो आपको परसिस्टेंट इश्यूज को एड्रेस करना रहेगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आंगनवाड़ी सेंटर्स का इम्प्रूव करना रहेगा, प्रोवाइड फंक्शनल सैनिटेशन फैसिलिटीज, एक्सेस टू क्लीन वाटर, एम्पावर द आंगनवाड़ी वर्कर्स। क्योंकि एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को अगर आप कैटर करना चाहते हो और ICDS प्रोग्राम के फुल पोटेंशियल को हम ये चाहते हैं कि वो रीच हो, तो यहाँ पर यू नीड टू वर्क अपॉन दीज इम्प्रूवमेंट्स करनी है आपको, ठीक है। तो ये था ये आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन विल हैव अ टफ टास्क। अच्छा, क्या टफ टास्क है, राइटर क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। फॉर्मर गवर्नर है RBI के, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। होमवर्क याद है, फाइनेंस कमीशन के बारे में जाके आज आपने 2-3 पेज का चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर, आर्टिकल मेंशन है, इसके फंक्शंस, कॉम्पोजिशन, सब कुछ कवर कर लेना, फ़ायदे में रहोगे, बाकी तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम चलते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में जानते हैं। सेंटर स्टेट, पैसा नीचे आता है, वर्टिकल शेयर, टैक्स का रिवेन्यू जो है, जो शेयर होता है वो वर्टिकल शेयर है सेंटर और स्टेट का। फिर एक ऐसा शेयर भी होता है हॉरिजॉन्टल शेयर, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है अमंग दी स्टेट्स। जब आप सेंटर से गवर्नमेंट, सी व्हेन द मनी
कितना मनी शुड बी गिवन टू द स्टेट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स टैक्स रिवेन्यू, ऊपर से नीचे, दैट इज वर्टिकल शेयर। और जब फाइनेंस कमीशन ये डिटरमाइन करे कि मनी को कैसे विद इन द स्टेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। फाइनेंस कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दूसरे तरीके थे स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के, एक फेवरेटिज्म हो जाता था या इन्वेस्टमेंट बहुत थी इन पीएसयूज, अब वो नहीं है। फिर उसके बाद आफ्टर द रिफॉर्म्स वेन्यूज हैव रिड्यूस, जैसे बीएसएनएल चला गया, एज इन मतलब इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट नहीं है उतनी। प्लानिंग कमीशन वॉज एबॉलिश 2014 के अंदर। अब एज अ रिजल्ट फाइनेंस कमीशन एक प्राइम अथॉरिटी बन गई फॉर इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म। ये आर्टिकल बताता है, जो कि मेन जो ये पूरा आर्टिकल बात कर रहा है वो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल शेयर है विद इन द स्टेट्स, उसको उसके डिवोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है, और स्टेट्स को अभी थोड़ी इशू है। मेजर इशू इन द अपकमिंग फाइनेंस कमीशन विल बी दी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स, क्योंकि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तो मतलब अगर सरकार का 100% टैक्स रेवेन्यू है तो आपको 41% जो है 100 रुपये आ रहा है तो 41 रुपीज़ आपको स्टेट्स को देना है। ये है दिक्कत। कहाँ आ रही है दिक्कत? है ये पूरा चार्ट देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। ये है क्राइटेरिया फॉर द डिवोल्यूशन हॉरिजॉन्टली। आपने क्राइटेरिया रखा इनकम डिस्टेंस का, ये अभी 15 फाइनेंस कमीशन का टाइम चल रहा है, मतलब एज इन 2021 टू 2026 की उनकी रिकमेंडेशन। पॉपुलेशन, ये एक इशू है। पॉपुलेशन सर्दर्न स्टेट्स जो रही, जैसे केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका, उन्होंने क्या किया है, बहुत से स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए हैं अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। नॉर्थ में यूपी बिहार में पॉपुलेशन अच्छी खासी फल फूल रही है, तो साउथ में कुछ स्टेट्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, इफेक्टिव मेजर्स लेकर आए। अब जब पैसे के डिवोल्यूशन की बात आ रही है विद इन द स्टेट्स, तो आपने पॉपुलेशन के लिए 1971 वाला पॉपुलेशन नहीं लिया, 2011 वाला लिया। तो स्टेट्स कह रही हैं ये तो मतलब हमने अच्छा काम किया और हमें तो नुकसान हो गया इस चीज़ का कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करी। आपने 2011 वाला नंबर ले रहे हो आप पॉपुलेशन के लिए, तो हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करी, 1971 वाला लेना चाहिए था आपको। ये तो उनके लिए फ़ायदा हो गया जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करी। एक ये इशू है। इसके बदले में उन्होंने बोला देखो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए 12.5 वेटेज दी गई है, बट पॉपुलेशन के क्राइटेरिया में काफ़ी स्टेट्स को ये इशू रहा कि हमारा अच्छा काम हमारे लिए पेनल्टी बन गया, क्योंकि आपने 2011 की पॉपुलेशन ली, नंबर बढ़े ऊपर स्टेट्स के, हमने जिन्होंने कंट्रोल किया तो उनके लिए तो पैसा उनको कम मिलेगा, पैसा कम मिल रहा है आपको डेवोल्यूशन के हिसाब से, पॉपुलेशन क्राइटेरिया के हिसाब से। तो जिसकी कम पॉपुलेशन 1971 वाला क्राइटेरिया नहीं लिया, 2011 वाला लिया, और 2011 में जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा उसको ज़्यादा, मतलब ये वेटेज स्टेट्स को नहीं थोड़ी सही लगी। दूसरी बात, मान लो एक तरफ मैं हूँ आरजू और एक तरफ मेरा भाई है मान लो राम जी, ठीक है, तो हमारे फादर साहब ने हमें 100 रुपये दिए, मैंने क्या किया, बहुत तरीके से उसको खर्च किया, 90 रुपीज़ 80 रुपीज़ की 10-20 रुपये बचा लेती हूँ। और एक तरफ राम जी हैं, उन्होंने क्या किया, मेरा भाई है उसने क्या किया ऐसे एक्स नाम लगा लो चाहे, तो कहने का मतलब यह कि उसने क्या किया, उसने 100 रुपये दिए फादर साहब ने, तो उसने पूरे उड़ा दिए, मतलब कोई टेंशन नहीं ली उसने। तो अब क्या हुआ, फिर मेरे फादर साहब ने कहा अच्छा ठीक है ये एज अ ग्रांट आप थोड़े से 50 रुपये और रख लो। मैं कहूँगी ये क्या बात हुई, मैंने अच्छा काम किया, मैंने 10 रुपये बचाए, मुझे भी फिर ऐसे कर देना चाहिए था। तो ये स्टेट्स को भी थोड़ा सा इशू है कि एक तरफ एक्सपेंडिचर होता है, एक तरफ आपके रिवेन्यू रिसीट है। जब स्टेट्स का एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है, फाइनेंस कमीशन, द इशू दैट अराइजेस विद द फाइनेंस कमीशन इज द एलोकेशन ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। जो स्टेट्स अपनी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, उनको रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, तो दे आर प्रोवाइडिंग देम द ग्रांट्स, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न फॉर दी स्टेट्स कि जिसने फिर अच्छा काम किया उनके लिए उनको कह रही है तो हमारे लिए पेनल्टी होगी। तीसरी बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे जो टैक्स का रिवेन्यू है वो तो सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होता है, डिवाइड हो जाता है। जो सेस और सरचार्ज होता है ना, टैक्स ऑन टैक्स, उसका वो जो आपको मिलता है वो सेंटर के पास रहता है। तो सेंटर रेदर देन रेजिंग द टैक्सेस वो ध्यान दे रही है ऑन दी लाइक सेस और सरचार्ज। तो ये भी एक सेंटर और स्टेट के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। आई थिंक अब आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी।
सोल ऑफ स्टील चैलेंज पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ गढ़वाल हिमालयन रीजन इन द जोशीमठ उत्तराखंड। फाइनल फेज ऑफ ट्रेनिंग में एंटर कर गया है। इसके अंदर क्या होता है ना कि वो होता है ना कि आप अपनी हाई एल्टीट्यूड पे होता है कि आपकी एबिलिटी टू सर्वाइव, आप अपनी स्किल सेट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, यू क्रिएट अ पूल ऑफ इट, चैलेंजेस लो, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करो। सो दैट इज द this thing. So it was launched by a group of special force veterans under the CLAW Global in partnership with the army. जो veterans हैं, जो disabled रहे, उन्होंने इसको लॉन्च किया और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट एन इंडिविजुअल्स हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस। एम है क्या? एनेबलिंग लाइफ स्किल ट्रेनिंग एंड यूथ डेवलपमेंट। और ऊपर से वहां पर जिस एरिया पे आप हाई एल्टीट्यूड रीजन पे काम कर रहे हो, मतलब ट्रेनिंग है, सो इट विल बूस्ट दी एडवेंचर टूरिज्म इन उत्तराखंड ऑल्सो। सो ये है। एंड CLAW basically is a team of special forces veterans and peoples with disabilities that was set up in January 2019. तो ये रिटायर्ड पैरा स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर्स की टीम है। इक्विवेलेंट एक्सरसाइज जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, जो कि कमेंस्ड एट चौबातिया उत्तराखंड। जगह का नाम ध्यान में रखना, 11 to 24 जून ये एक्सरसाइज होने वाली है। 12th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। मतलब ऐसा होता है एक बार इंडिया में एक बार मालदीव्स में, तो ऑल्टरनेटिवली ये चलती है, जिसका पर्पस ये है कि आप अपनी इंटर ऑपरेबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस करो इन काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, और अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस और कोऑर्डिनेशन को शेयर करो। बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं हमारे मालदीव्स के साथ। अगला है रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ना, ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। और आपको राजस्थान का क्या करना है? बूंदी डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, कोटा बूंदी के पास। और ये ऊपर देखो रणथंभौर है, नीचे मुकुंदरा हिल्स है, उसके ऊपर सरिस्का है। ऐसे ही आपको मैप में लोकेट करना है, मैंने करवाया हुआ है। आप ये ऐसे राजस्थान आपने घूमना है, हम थोड़ा सा घूम के आएंगे अभी। आप वो मैप लेना और मैप में जो भी राजस्थान में प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको बस लोकेट कर लो, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है ना वो हम कवर कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होती है। रणथंभौर कवर कर चुके हैं, सरिस्का कवर कर चुके हैं, तो साथ साथ चीज़ें कवर होती जाएंगी। बात को समझो, नहीं तो फिर बाद में एंड में बहुत रोगे कि प्लेसेस इन न्यूज़ नहीं पता चल रहे, कैसे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क्स कवर करें, इतने सारे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिए जब आपको एडवाइस दी जा रही थी। ठीक है, अब रही बात इसकी, तो ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर है। और ऊपर देखो रणथंभौर टाइगर रिजर्व था, नीचे मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। अभी 2022 में ही 16 मई को इसको टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया। मेज एक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की, जो इस टाइगर रिजर्व से पास करती है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वेजिटेशन है यहाँ की। धोक, रोंज, ये सारे फ्लोरा हैं। और स्पीशीज़ में लेपर्ड्स, लॉथ बियर और ये जंगल कैट, हाइना, ये सारी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलो। कमेंट सेक्शन भी है आपके पास, जिसमें आप बता सकते हो आपको सेशन कैसा लगा। This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.